बहू ने बनाया ससुराल को मंदिर। राघव के घर में आजकल अशांति छाई रहती है क्योंकि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जो उसके माता पिता की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। राघव इसी बात से बहुत परेशान रहता है। नीना से उसकी शादी हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन राघव अपनी पत्नी को अभी तक समझ नहीं पाया है। एक दिन राघव की माँ कांता उसकी पत्नी से कहती है, नीना, राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, तुम उसके लिए खाना पैक कर दो और नाश्ता भी बना दो। माँ, मैं आप लोगों की नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह उठकर आपकी गुलामी में लग जाऊँ। अब खुद क्यों नहीं बना कर देती अपने बेटे को कुछ? और हाँ, मेरे लिए भी बना कर रख देना कुछ। मैं सोकर उठूँगी तो गर्म करके खा लूँगी। बहू, तो खुद तो कुछ बना नहीं रही और मुझसे बनाने के लिए बोल रही है। बुढ़ापे में अपनी सास से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू को सोते से उठाते हुए? अरे आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे सारी चीजें मैं ही तैयार करके दूं। नीना अपनी सास को बहुत सुनाती है और वो अपना सा मुंह लेकर आ जाती है। उसे इस तरह से उदास देखकर कांता का पति रामू कहता है, अरे भाग्यवान, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू अपने काम से काम रखा कर, बहू के मुंह मत लगा कर। सुबह सुबह 4 बातें सुन ली ना तूने। अरे आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। बुढ़ापे में सारे घर का काम मैं अकेले ही करती हूँ और मेरा साथ देने की जगह आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खराब कर रहा, बस ये बोल रहा हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम्हें पता है ना, बहू की जुबान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। तो क्यों सुबह सुबह उसके मुंह लग रही हो? अरे मैं उसके मुंह नहीं लग रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरा बेटा सुबह सुबह काम पर जाएगा भूखा प्यासा, तो उसकी बीवी का क्या कोई फ़र्ज़ नहीं कि वो उसके लिए नाश्ता बना कर दे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में राघव वहाँ आ जाता है। माँ, आप मेरे खाने पीने की चिंता मत किया करो। बस इस बात के बारे में सोचो कि जो ये मुसीबत हमारे सर पर आई है, इस मुसीबत को यहाँ से टाले कैसे। मैं इसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अरे यह सब तो तुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इस लड़की के लक्षण तो मुझे शादी से पहले ही दिख गए थे। कितनी बार कहा है कि ठीक नहीं है यह लड़की। अब तुम्हें पता नहीं तो तब क्या पसंद आ गया था इसमें तुझे? अरे माँ, हो गई ना गलती, अब आप क्या ज़िंदगी भर ताने देती रहोगी मुझे? अरे भाग्यवान, जो होना था वो हो गया। क्यों अपने बेटे के जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? देख नहीं रही हो कितना परेशान रहता है बेचारा। चलो जल्दी से नाश्ता दे दो, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी इसे। राघव जैसे ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलता है, वैसे ही वहाँ पर नीना आकर कहती है, माँ जी, आपने अपने बेटे को तो नाश्ता करा दिया, लेकिन बहू को नाश्ता नहीं कराओगी क्या? बहू, तुम अपनी सास से नाश्ता क्यों मांग रही हो? तुम खुद भी तो ले सकती हो ना। हाँ, ले तो सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी प्यारी सासू माँ के हाथों से ही खाना है। और हाँ पापा, आप सारा दिन घर में पड़े पड़े औरतों की बातों में क्यों बोलते हो? कुछ देर बाहर भी घूम कर आया करो। बहू, अभी भी ये मेरा घर है। मुझे कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं, ये सब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। पापा, आज मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं। मुझसे बहस करने से अच्छा है कि आप उन लड़कियों के लिए खाने का इंतज़ाम कर दो। मैं एक लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, उसमें लिखा हुआ सारा सामान लेकर आ जाइए। और हाँ, आपको एक और काम करना है, दर्जी के पास मेरे कपड़े ना वो भी लेकर आना। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने ससुर से ये फालतू के काम करवाओगी? माँ, ये फालतू के काम कर देंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी फालतू में घर में पड़े रहते हैं। और हाँ माँ, आप ना 3-4 अच्छी खाने की चीज़ें बना लेना। शाम को नीना की सहेलियाँ आ जाती है। नीना अपने सास ससुर से घर का सारा काम करवाती है। जब उसका पति घर आता है तो ये सब देखकर गुस्से से कहता है, नीना, ये सब क्या कर रही हो तुम? अपनी बदतमीज सहेलियों की खातिरदारी मेरे बूढ़े माँ बाप से करवा रही हो? अरे तो साथ में मैं भी कर रही हूँ ना काम, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम अभी अपनी सहेलियों को घर से निकालो और मेरे माँ पापा से माफ़ी मांगो। क्या? मैं तुम्हारे माँ पापा से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, वो भी मेरी सहेलियों के सामने? राघव और नीना का उस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद राघव ने तलाक के पेपर बनवा लिए और नीना को साइन करने के लिए देते हुए राघव ने कहा, नीना, ये तलाक के पेपर है, इन पर साइन कर दो।
इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकती। हर चीज़ की कीमत होती है, तो इन तलाक के पेपर पर साइन कराने की भी कीमत है। अच्छा, और वो कीमत क्या होगी? 20 लाख रुपए। इतने सारे रुपए? तुम पागल हो गई हो? मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? कहीं से भी ले आओ, लेकिन इसके बिना तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। नीना की बात सुनकर राघव सोचने लगा। इसकी वजह से मेरे घर का चैन, माँ पापा के चेहरे की हंसी, मेरा सुकून सब छिन गया है। अगर 20 लाख रुपए लेकर ये मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी तो मैं इसे कहीं से भी इंतज़ाम करके दे देता हूँ। राघव बड़ी मुश्किल से 20 लाख रुपए का इंतजाम करता है और नीना से तलाक ले लेता है। कई महीने बीतने के बाद राघव के माता पिता उससे कहते हैं, बेटा, उस नीना नाम की बला से तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन अब तुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक ऐसे अकेला रहेगा? तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए बेटा। माँ, शादी पर से तो विश्वास ही उठ गया है। पत्नी के नाम से ही डर लगने लगा है। अब शादी नहीं करनी मुझे। अरे पर बेटा, अकेले कब तक रहेगा? ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है, नीना की तरह बिल्कुल नहीं है। तू एक बार देख ले उसे। पापा, आप नहीं चाहते कि मैं आराम से रहूं? आप प्लीज़ मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ, मुझे शादी नहीं करनी है। तूने अपनी मर्जी से शादी करके अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। एक बार हमारे कहने से करके देख, हर लड़की बुरी नहीं होती। ठीक है, मैं कर लूँगा शादी, लेकिन अगर वो नीना की तरह निकली तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊँगा। खुद ही झेलना उसको। राघव अपने माँ पापा के बार बार कहने पर मीरा से शादी कर लेता है, लेकिन वो मीरा से कभी भी सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मीरा सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। माँ जी, पापा जी, आज मैंने आपके सबके पसंद का नाश्ता बनाया है। अरे तो बहू, तू भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। और हाँ, अपना ध्यान रखा कर, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। इतने में राघव अपने कमरे से चिल्लाता हुआ आता है। माँ, मैंने अलमारी से कपड़े निकाल कर रखे थे, कहाँ रख दिए? दिख ही नहीं रहे। जी, वो तो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। तुमसे बोला था क्या मैंने कि मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो? आज के बाद मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे तू भी तो प्रेस करता ना कपड़ों पर, उसने कर दिया तो क्या हो गया? अरे चल, अब गुस्सा थूक दे बेटा और नाश्ता कर ले। बहू ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। राघव नाश्ता करता है तो उसे खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी मीरा उसे रोकते हुए कहती है, सुनिए जी, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, ये लेकर जाइए। देखो, मुझे लंच ले जाने की आदत नहीं है, मैं बाहर से ही खा लेता हूँ, इसलिए कल से ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम मेरे माँ पापा का ध्यान रखती हो। राघव वहाँ से चला जाता है। शाम को वापस आता है तो उसके माता पिता मीरा के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और बहुत खुश थे। अरे राघव, आज जल्दी आ गया। आजा देख बेटा, बहू ने कितनी अच्छी कॉमेडी मूवी लगाई है। हंसते हंसते पेट दुख गया। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मीरा सबके लिए चाय बनाने चली जाती है। मीरा के घर में आने के बाद राघव के माता पिता बहुत खुश रहने लगे थे। राघव जब अपने माता पिता को देखता है तो बहुत खुश होता है। काफ़ी समय के बाद वो अपने माँ पापा को इतना खुश देख रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा सबके लिए चाय ले आती है। रामू चाय पीता है तो उसे चाय फीकी लगती है। वो अपनी बहू से कहता है, अरे बहू, तुमने चाय में चीनी नहीं डाली क्या? ये तो बहुत फीकी है। पापा जी, सबकी चाय में मैंने चीनी डाली है, बस आपकी में नहीं डाली। क्यों बहू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर ने आपको मीठा लेने से मना किया है। आज से आपकी सारी मीठी चीज़ें बंद। और डॉक्टर ने आपके लिए जो मेडिसिन लिखी है ना, वो भी आपको रेगुलर लेनी है। राघव को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मीरा उसके माता पिता के खाने पीने के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। मीरा राघव की हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती। अब राघव मीरा को पसंद करने लगा। एक दिन मीरा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना होगा। क्यों बेटा, क्या हुआ बहू? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं राघव से कहूँगी कि वो तुझे स्टेशन तक छोड़ आए। राघव मीरा के जाने की बात सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन वो मीरा की माँ को ही अपने घर ले आता है। मीरा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो राघव से कहती है,
राघव, आप मेरी माँ को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम मेरे माँ पापा का इतना ध्यान रखती हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूं। यहाँ हम उनका अच्छा इलाज करवा पाएंगे। यहाँ अच्छे डॉक्टर और अस्पताल है। थैंक यू राघव। मीरा जाने लगती है, तभी राघव उसे रोकते हुए कहता है, रुको मीरा, तुम्हारी माँ को यहाँ लाने का एक कारण और भी था। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कहीं भी जाओ। तुमने मेरे उजड़े हुए घर को दोबारा से बसाया है, मेरे घर को मंदिर की तरह बना दिया है। मेरे माँ पापा भी और मैं भी तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते। पिछले दिनों मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर दो। राघव की बातें सुनकर मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। राघव और मीरा ने एक दूसरे को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया। मीरा ने भी अपनी पत्नी और बहू होने का फर्ज निभाया और अपने ससुराल को सच में मंदिर की तरह बना दिया।